हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 7 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है जो उसके घर और आस पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। सेकंड है अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। थर्ड है हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। और फोर्थ है तीनों भाषाएं भाषा अर्जन के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, मातृभाषा और हिंदी भाषा जो है वो उस विद्यार्थी ने क्या किया था कि सहज रूप से अपने आस पड़ोस से अर्जित किया था। साथ ही अंग्रेजी जो है वो विद्यालय में जाकर सीखती है, इसलिए अब अंग्रेजी भाषा क्या है वो अधिगम के अंतर्गत आएगा। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? ऑप्शन फर्स्ट है सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना। सेकंड है विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना। थर्ड है विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले हम बच्चे को अनेक प्रकार की आकृतियां बनाने का छूट देते हैं, चाहे उसे जैसा भी बनाने आए। उसके बाद उसे हम लोग उससे सीधी रेखा और गोला बनाने को बोलते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में उससे अक्षर यानी वर्णों को लिखवाया जाता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शब्द दीवार या लिखित मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़े। इस शब्द दीवार के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणाएं या कौशल नहीं सिखाए जा सकते? ऑप्शन फर्स्ट है वर्तनी की आकृति के प्रति जागरूकता। सेकंड है कठिन शब्दों का उच्चारण। थर्ड है ध्वनि के नियमों को समझकर पढ़ना। और फोर्थ है मूल शब्दों की समझ। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। शब्द दीवार का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने स्कूल की बिल्डिंग पे देखा होगा कि उस पे बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे चित्र बने होते हैं, साथ ही उस पे वर्णों को लिखा गया होता है, अक्षरों को, शब्दों को दर्शाया गया होता है। तो उसे देखकर कोई बच्चा उसकी आकृति को पहचान सकता है, शब्दों को समझ सकता है, चित्रों को समझ सकता है, लेकिन उसका उच्चारण कैसे जानेगा? इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के बाद अध्यापिका जोड़ों में कार्य करवाती है। विद्यार्थी ए पाठ्य सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनाती है। विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बताती रहती है। यह गतिविधि किससे के सबसे अधिक करीब है? ऑप्शन फर्स्ट है क्रेसन की निवेश परिकल्पना। सेकंड है स्वयं की उत्पाद परिकल्पना। थर्ड है बर्नर का विकास सिद्धांत। और फोर्थ है क्रेसन की अर्जन अधिगम परिकल्पना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, स्वयं की उत्पाद परिकल्पना के करीब है यह, क्योंकि इसमें काल के नियम को समझाने के बाद वर्तमान काल भूतकाल में क्या अंतर है, उसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, उसमें उसका जो नियम है उसमें हम एक दूसरे को परिवर्तन कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान काल से भूतकाल में परिवर्तित करता है वो। तो यह हमारा स्वयं की उत्पाद परिकल्पना के करीब है। देखिए, स्वयं का जो उत्पाद परिकल्पना सिद्धांत है इसको पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आए थे, इसलिए क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है, तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझती हूं मैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा 4 में दो के जोड़ों में कार्य करवाती है। वह विद्यार्थी ए को बेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है और प्रत्येक जोड़े को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है? ऑप्शन फर्स्ट है अभिव्यक्ति में स्पष्टता। सेकंड है सक्रिय श्रवण। थर्ड है वाक्य रचना। और फोर्थ है शब्द संपदा। देखिए, जब बच्चे जोड़े में कार्य कर रहे हैं, साथ ही रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर कोई वेटर बन रहा है, कोई ग्राहक बन रहा है, तो अभिव्यक्ति तो करेंगे ही, बातचीत करेंगे ही। और बातचीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आप दूसरे की बात को सुने, श्रवण करना भी तो यह भी होगा, साथ ही वाक्य रचना भी होगा, वाक्यों के द्वारा ही तो वो दूसरे से बात करेंगे। इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है इसका सही आंसर है। इसमें सबसे कम योगदान है शब्द संपदा को में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए
कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है यह कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई होगी। सेकंड है पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हो। थर्ड है लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया है। और फोर्थ है कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखें। बात यहाँ पर की जा रही है दृश्यात्मकता की, तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। किसी भी कहानी को पढ़ने के बाद बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि यह किस दिशा दशा में हुआ, तो वो कल्पना करेगा, सोचेगा कि जिस समय यह कहानी लिखा गया होगा, जिस समय यह घटित हुआ, उस समय की परिस्थिति क्या थी, सिचुएशन क्या था। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। ऑप्शन फर्स्ट है इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे। सेकंड है इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह के से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। थर्ड है कहानी में किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। फोर्थ है पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। देखिए इसमें जहां पर भी आपको अशुद्धियां दिख रही हैं प्रश्न में, वो अशुद्धि वास्तव में जो है वो प्रश्न में ही दिया गया था, क्योंकि पिछली बार जो हिंदी वाले प्रश्न पत्र थे उसमें बहुत सारी अशुद्धियां थी। इसलिए संभावना है कि इस बार भी ऐसा ही हो। जहां कहीं भी आपको समझ में ना आए हिंदी वाला प्रश्न पत्र, तो वहां आप उसको इंग्लिश में करके देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है और हिंदी में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड। इस कहानी में कोई भी जो पात्र है उसने जैसा कुछ किया, क्या आप उसी तरीके के किसी व्यक्ति को जानते हैं। तो इससे बच्चा अपने निजी जीवन का जो उसका अनुभव होगा उसमें उसको जोड़ के देखेगा, साथ ही निष्कर्ष निकालने का कौशल अच्छे से विकसित होगा। इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें और उससे सीखे कि नहीं दो नए शब्दों को साझा करने के लिए कहें। सेकंड है विद्यार्थियों को एक ऐसी लघु कविता पढ़ने के लिए दें जिसमें शुरू में ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हों। थर्ड है विद्यार्थियों से मौखिक रूप से बहुत से सरल प्रश्न पूछें और एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन प्रश्नों का सार प्रस्तुत करें। फोर्थ है विद्यार्थियों को विषयों की सूची दें जिन पर उन्हें 2 मिनट के लिए बोलना है, कौन से बिंदु पर बोले जाए उसके लिए संकेत देना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि इसमें ऑप्शन फर्स्ट में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा कि अध्यापक का यानी टीचर का कोई भी रोल है। बाकी के 3 ऑप्शन में अध्यापक उसमें लगा हुआ है, सहायता दे रहा है बच्चों का। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को पूर्वसर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है। ऑप्शन फर्स्ट है पूर्वसर्ग, ने, पर, ऊपर के प्रयोग के नियम बनाना और उदाहरण देना। सेकंड है पूर्वसर्गों के बहुत से उदाहरण देना और विद्यार्थियों को नियम बताने के लिए कहना। थर्ड है एक गद्य खंड पढ़ाते समय पूर्वसर्गों के प्रयोग के नियम बताना। फोर्थ है वाक्य देना, विद्यार्थियों को इन वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण नहीं है। बात की जा रही है निगमन विधि की। निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले विद्यार्थियों को नियम बताए जाते हैं और उसके बाद उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट में बात की गई है कि पहले नियम बताएंगे और उसके बाद उदाहरण देंगे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा या मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। सेकंड है भाषा शिक्षा नीति। थर्ड है कार्यालयीय शिक्षा नीति। फोर्थ है शिक्षा के लिए बहुभाषावाद नीति। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, मातृभाषा पर जो आधारित बहुभाषावाद है यही है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों की मातृभाषा पर शुरू की जाती है शिक्षा और उसके बाद अनेक भाषाओं को हम जोड़ते जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। अगला प्रश्न है बच्चों द्वारा डैश को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है पत्र, सेकंड है पाठ्य पुस्तकों, थर्ड है साहित्य और फोर्थ है लेख। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, पाठ्य पुस्तकों को प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जा सकता है बच्चों द्वारा। देखिए ऐसा नहीं है कि साहित्य हमारा प्रामाणिक स्रोत नहीं है, यह भी हो सकता है, लेकिन सर्वप्रथम क्योंकि इसमें और भी ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शन गलत ही हो, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है हमें उसका चयन करना होता है। तो
तो सबसे पहले जो दिया जाता है वो पाठ्य पुस्तकें दी जाती है, उसके बाद ही साहित्य का नंबर आता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? ऑप्शन फर्स्ट है लिखित परीक्षा, सेकंड है श्रुत लेख, थर्ड है दत्त कार्य यानी गृह कार्य जिसे हम कह सकते हैं, फोर्थ है अवलोकन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। अवलोकन जो है वो सबसे प्रभावशाली उपकरण है। जब बच्चा भाषा का प्रयोग कर रहा है उस समय आप उसका अवलोकन कर रहे हैं कि वो भाषा का प्रयोग कर सकता है नहीं कर सकता है, तो लिखित परीक्षा, श्रुत लेख आदि से उपयुक्त जो है वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, अवलोकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? देखिए ऑप्शन फर्स्ट है ध्वनियों की सूची, सेकंड है किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, थर्ड है अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, और फोर्थ है अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। तो देखिए फोन पर रिकॉर्ड जो किया गया है यह कहाँ से पठन सामग्री तो हो ही नहीं सकता है, साथ ही ध्वनियों की सूची भी नहीं होगी। ऑप्शन फोर्थ भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। देखिए किसी स्थानीय होटल की जो व्यंजन सूची है वो हमारा प्रामाणिक सामग्री होता है। प्रामाणिक सामग्री में क्या किया जाता है, मैंने कल भी बताया था आपको कि प्रामाणिक सामग्री में स्थानीय लेखकों द्वारा अपने चारों ओर की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाया जाता है, और जिसका कि कोई बाहरी व्यक्ति उस पर प्रयोग नहीं कर सकता है, वो उसी संदर्भ के लिए है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई कोई रिकॉर्डिंग, सेकंड है किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पठन सामग्री तैयार करना, थर्ड है एक ऐसा मानस मानचित्रण जिसे माइंड मैपिंग भी कहते हैं कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो, फोर्थ है ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शिक्षकों का पुरस्कार दिया जाए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, एक ऐसा मानस मानचित्रण या माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो। तो ये हमारे लिए ज्यादा मददगार हो सकता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 9 वर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। 9 वर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोज के लिए आए और मध्य रात्रि तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है विचारों को समेटना, सेकंड है संरचना, थर्ड है प्रारूपण और फोर्थ है संपादन। देखिए यह प्रश्न जो है वो लेखन के प्रक्रिया उपागम से लिया गया है। इसमें बहुत सारे चरण होते हैं, तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, संपादन। इसको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें जो भी अतिरिक्त शब्द हैं, जो शब्द विस्तार है उसको कैसे हमें कम करना है और उसके बाद उसे ठीक से उसका संपादन कैसे करना है, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा विद्यार्थी को है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 7 जनवरी को पूछे गए थे, और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं।